हे बडीज़, वेलकम टू पीओ भैया। सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। 30 डेज़ की हमने सीरीज़ चलाई है, आप सभी को पता होगा, कंप्लीट बैंकिंग रिवीजन सीरीज़। इसमें हम बैंकिंग जीके पढ़ेंगे। बैंकिंग एग्ज़ाम्स के मेंस में आने वाली जनरल अवेयरनेस के अंदर बैंकिंग जीके जितनी भी आती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। 30 डेज़ में हम कंप्लीट बैंकिंग को रिवाइज़ करेंगे। ये इनिशिएटिव मैंने चलाया है, पीओ भैया मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो फिर से वेलकम टू पीओ भैया। अब तक के यानी कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट बैंक, जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेकंड बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया, 1786 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जॉइंट स्टॉक बैंक, जो पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था, इससे पहले सारे प्राइवेट थे। प्राइवेट तो ये भी थे, लेकिन प्राइवेट में जॉइंट कुछ लोगों ने मिलकर इसमें कैपिटल लगाई थी, वो था इलाहाबाद बैंक। 1865 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। फर्स्ट इंडियन बैंक था पीएनबी, 1894। फर्स्ट स्वदेशी बैंक। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो तो पिछला लेक्चर मैंने डीपली समझाया हुआ है, वो समझ लेना, देख लेना। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा एंड यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्वदेशी बैंक था सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देन इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1911 में। उसके बाद फर्स्ट बैंक इन फर्स्ट इंडियन बैंक जिसने ओवरसीज़ में ब्रांच खोली, बैंक ऑफ इंडिया, 1906 में ये बना था एंड 1946 में इसने लंदन में ब्रांच खोली थी पहली। उसके बाद थोड़ी ये स्टैटिक आ गया कि इंडियन बैंक जिसकी ब्रांचेस सबसे ज़्यादा है वो है एसबीआई, इसकी 81 ब्रांचेस हैं। एंड उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बीओबी, इसकी 59 ब्रांचेस है टोटल फॉरेन में। उसके बाद आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या खास बात है कि इसका इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी ने किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, जैसे कि ये लाइन वाइज चलता है कि 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बनाया था अंग्रेज़ों ने, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में मद्रास, 1921 में इसका मर्जर करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था। ये मर्जर क्यों हुआ था ये भी मैंने पिछले लेक्चर में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो यहीं ये लेक्चर छोड़ के पिछला लेक्चर कंप्लीट करो। 1921 में हिल्टन यंग कमेटी बनाई थी। ये क्यों बनाई ये भी पिछले लेक्चर में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये लेक्चर पिछले वाला भी काफ़ी लंबा हो गया था। आई एम सो सॉरी, बट आई होप कि आपको ये वो लेक्चर भी पसंद आया होगा। उसके बाद 1926 में हिल्टन यंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके बाद आरबीआई एक्ट 1934 आया, उसको पास किया एंड 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। आरबीआई एक ऐसा बैंक था जिसने दो अलग देशों के सेंट्रल बैंक होने के नाते भी फंक्शन किया था, जैसे जो कि है पाकिस्तान एंड म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। तो बर्मा एंड पाकिस्तान, ये दो कंट्री ऐसी हैं जिसका आरबीआई ने एज ए सेंट्रल बैंक वर्क किया था। फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के, ये जो स्टैटिक है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ, इनका टाइम पीरियड था 1935 टू 1937। सेकंड गवर्नर जेम्स टेलर, इनका 1937 टू 43। फर्स्ट इंडियन जिनका नाम आपने काफ़ी सुना है, सी डी देशमुख, इनका टाइम पीरियड था 1943 टू 1949। तो यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद हम आज से चालू करेंगे। तो आज के लेक्चर में क्या खास है अभी बताता हूँ। 1947 में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हो गया अपना, जिसके बाद सरकार के सामने एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये था कि डेवलपमेंट कैसे की जाए, और डेवलपमेंट करने के लिए पूरे इंडिया को साथ रहना होगा। अब मैं कुछ फैक्चुअल बात बताता हूँ कि अगर इंडिया पूरा है तो लगभग इसमें 10% लोग ही थे जो कि अर्बन थे, जैसे कुछ बंगाल में, कुछ मुंबई, कुछ मद्रास वाले एरिया में एंड कुछ ये दिल्ली वाले एरिया में, यहाँ पर भी काफ़ी हमले हुए थे। तो काफ़ी कुछ हरियाणा वाला एरिया, तो यहाँ यहाँ लोग थे वो थोड़े थोड़े डेवलप थे, और थोड़ा बहुत यहाँ का एरिया ये डेवलप थे, बाकी सब रूरल एरिया था। यहाँ पर रूरल इंडिया बोला जाता है, रूरल इंडिया था। तो अपने लीडर्स के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम रूरल इंडिया को जाकर कैसे डेवलप करें। तो किसी महान आदमी ने, मेरे जैसा तो नहीं, बट किसी महान आदमी ने एक सलाह दी कि हमें विलेज के अंदर ब्रांचेस खोलनी चाहिए, बैंक की ब्रांचेस। अब कोई भी प्राइवेट बैंक काम करेगा तो वो कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा, क्योंकि उससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बैंक का फ़ायदा, इसके एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा, और इधर
सिटीजन्स को भी फ़ायदा। बट फ़ायदा किसको नहीं है? जिसके पास पैसे कम होते हैं, यानी रूरल पब्लिक के पास। जहाँ पे गाँव में लैंडलेस लेबर होते हैं, वो दूसरे के खेत में काम करके घर चलाओ वो काम करते हैं। उनके पास कैसे पैसा होगा? लेकिन उनको पैसा पहुँचाना तो पड़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सभी बैंक से ये कहा कि आप रूरल एरियाज़ में जाओ एंड वहाँ ब्रांचेज़ लगाओ। बट कोई भी प्राइवेट बैंक क्यों मानेगा सरकार की बात? हम तो प्राइवेट है, हम तो नहीं मानेंगे। प्राइवेट बैंक वाले कहाँ जाएँगे? जहाँ प्रॉफ़िट होगा। अब सरकार के सामने आया कि क्या किया जाए? तो इन्होंने आरबीआई, जो कि एक बहुत बड़ा बैंक था, उसको वो किया, अनुरोध किया कि आप जाओ रूरल ब्रांचेज़ में और आप ये सब करो। लेकिन आरबीआई खुद प्राइवेट बैंक था। तो इन्होंने 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज़ किया। पहले इसको नेशनलाइज़ कर लिया। अब इसको कहा कि अब तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी और आपको रूरल में ब्रांचेज़ खोलनी पड़ेगी। बट आप सोचो, खुद सोचो, आरबीआई एक बैंक है। वो भले ही कितना ही बड़ा बैंक हो, पूरे देश में थोड़ी ना फैल सकता है। पूरे देश में फैलने के लिए और ब्रांचेज़ होने और बैंक्स होने चाहिए और ब्रांचेज़ होने चाहिए। ये पूरा लॉस में जाएगा, लॉस में थोड़ी ना काम कर सकते हैं। तब इन्होंने क्या किया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 निकाला, जिसके तहत ये था कि सभी बैंक आरबीआई के हिसाब से काम करेंगे। बट एक प्रॉब्लम फिर आ गई। सबसे बड़ा बैंक दूसरे नंबर पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, आईबीआई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी नेशनलाइज किया। और ये नेशनलाइज कब किया? 1955 के अंदर। और उसके बाद अब ये 2 बैंक हो गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम, एक तो ये इसको नेशनलाइज किया एंड प्लस में इसका नाम चेंज करके कर दिया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने एसबीआई सब्सिडियरी बैंक्स एक्ट निकाला। इसके तहत एसबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि अलग अलग जो बैंक थे, जैसे बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ त्रावणकोर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन टोटल 8 ये प्रिंसली स्टेट्स थे एक्चुअली। और ये जो जहाँ यहाँ के जो बिग रिच बंदे थे, उन्होंने ये बैंक चला रखे थे। ये सभी प्राइवेट बैंक थे। एसबीआई ने क्या किया, इन सभी बैंक से कहा कि ब्रांच आपकी रहेगी, मेंबर्स आपके रहेंगे, बट आप पर एक टैग लग जाएगा एसबीआई का। और ये सभी एसबीआई की सब्सिडरी बन गई। उसके बाद 1963 में ये एक इम्पोर्टेंट आ जाता है कि एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ जयपुर प्लस स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को मर्ज कर दिया। उसके बाद ये टोटल 7 सब्सिडरी रह गई। 1 जुलाई को 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ा, इसलिए एसबीआई डे होता है 1 जुलाई को। ये इसीलिए मनाया जाता है। थोड़ा अगर कन्फ्यूज़न हुआ हो तो लेट मी सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। आरबीआई के सामने एक प्रॉब्लम थी कि रूरल में ब्रांच खोलें तो खोलें कैसे, क्योंकि प्राइवेट बैंक जाने को तैयार नहीं थे। तो इन्होंने आरबीआई को नेशनलाइज किया। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया, जिसके तहत आरबीआई सभी बैंक को कंट्रोल कर सकता है। आईबीआई यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अभी भी नेशनलाइज नहीं था, तो इसको नेशनलाइज किया 1955 में। एडी गोरेवाला कमेटी ने रिकमेंड किया था इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करने के लिए, एंड इसका नाम चेंज करके एसबीआई किया। एंड उसका नाम चेंज करके किया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब किया था? 1 जुलाई 1955। एंड 1 जुलाई को एसबीआई डे भी मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट निकाला 1959 के अंदर, जिसमें इन्होंने सभी प्रिंसली स्टेट्स को एसबीआई की सब्सिडरीज घोषित कर दिया। उसके बाद 1963 के अंदर एसबीआई ने ये एक और मर्जर किया, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को मर्ज कर दिया। अब ये टोटल 7 सब्सिडरीज रह गई। तो हमने 1963 तक पढ़ा। इसके बाद 1969 को बैंक थोड़े बड़े होने लग गए, सभी कुछ प्रॉफिट में चल रहा था, तो गवर्नमेंट सोचा कि इनको भी नेशनलाइज किया जाए। तो नेशनलाइजेशन का फर्स्ट फेज़ चालू हुआ, जिसके अंदर 14 बैंक्स को, जिनकी की कैपिटल 50 करोड़, जी हाँ 50 करोड़ या फिर इससे अबव थी, उनका नेशनलाइज हुआ। अब ये 14 बैंक्स इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट अगर हमें पता हो तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि एग्ज़ाम में अगर कुछ भी हो तो हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी तरफ से। ऐड ऑन मतलब कि एक डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी कभी कभी हमें सब्जेक्टिव तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ता है, ओके, एलिमिनेशन वाले से। तो इसमें एलिमिनेशन काम आ सकता है आगे चल कर, अगर थोड़ा बहुत मतलब अपने को अंदाज़ा होना चाहिए कि ये बैंक थे जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन के फर्स्ट फेज़ में नेशनलाइज हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस निकाला 1969 के अंदर, ओके, एंड नेशनलाइज कर दिए 14 बैंक को, जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बैंक जो आज भी है लगभग, और जो कुछ नाम इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं। बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सीबीआई, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, यूको, यूबीआई, यूको एंड, अच्छा यूको 2 बार ही होगा, सॉरी, आई एम सॉरी। फेज़ 1 के अंदर जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 को, उसके अंदर 14 बैंक्स मर्ज हुए थे, बस 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, बस ये पता होना चाहिए अपने को, नाम का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब पॉजिटिव रिप्लाई आने लगा तो 1980s के अंदर सेकंड नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन फेज़ 2 भी कह सकते हैं हम, फेज़ 2, जिसमें कि 6 बैंक्स का नेशनलाइज हुआ, जिनकी कैपिटल, हाँ कैपिटल इंपॉर्टेंट है, 200 या 200 करोड़ से ऊपर अगर है तो आपका नेशनलाइजेशन हुआ है। जिसमें सबसे पहला आया पीएसबी, सेकंड आया विजया बैंक, थर्ड आया ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ आया कोऑपरेट बैंक, फिफ्थ आया आंध्रा बैंक एंड सिक्स्थ न्यू बैंक ऑफ इंडिया। देन इसके बाद, अच्छा हाँ, ये इसमें एक इम्पोर्टेंट आ गया कि 1993 के अंदर इस बैंक को एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया था, ये एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट आ गया, तो ये बता दिया, ठीक है। तो टोटल 19 नेशनलाइज्ड बैंक रह गए, कितने तक, 1993 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे, ओके। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने छोटा लेक्चर लिया है, लेकिन क्रिस्प था ये, लेकिन इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी थी। एंड कल से हम पूरा प्रॉपर बैंकिंग के अंदर चालू कर देंगे कि बैंक के अंदर किस तरह के डिपॉजिट होते हैं, लोन क्या होता है, एडवांसेस क्या होते हैं, वगैरह 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 वगैरह, ओके। अगर आपको ये लेक्चर, वो मैं कल वाला रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें अगर मेरी कोई गलती है, कुछ आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर कुछ चाहते हो ऐड करना तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। एंड अगर ये पसंद आ रही है सीरीज़ तो इसको लाइक करना एंड फॉलो करना इसको ज़रूर, ओके। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर करना अपने बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी दोस्तों के साथ। टाटा। अब तुरंत नोट्स बना के रिवाइज़ कर लो इन्हें।